कार, स्मार्टफोन, कपड़े, कॉस्मेटिक्स या कोई किताब ही क्यों नहीं हो, आज की तारीख में कुछ भी खरीदना हो तो आप लोन यानी कर्ज ले सकते हैं। आसान नो कॉस्ट ईएमआई के जरिए इस कर्ज को चुका भी सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हम इस पर बात करेंगे कि लोन यानी कर्ज बैंक, एनबीएफसी, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल लोन एप्लीकेशन या फिर बाय नाउ पे लेटर का ही विकल्प क्यों ना हो। देश में कंज्यूमर स्पेंडिंग में तेजी आई है। एक हालिया रिपोर्ट की अगर हम माने तो जनवरी में बैंकों का रिटेल लोन बुक अगर है तो तकरीबन 40 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो जनवरी 2022 से लगभग 20.4% ज्यादा है। जनवरी में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन की मांग सबसे ज्यादा रही है और यही यहाँ पर हम ये देखने को मिल रहा है हमें कि हर कोई आसान तरीकों से कर्ज बांटने में लगा हुआ है और कंज्यूमर कर्ज लेकर खर्च करने में जुटा हुआ है, बिना ये सोचे समझे कि ये जो लोन है, जो कर्ज है, आपको मुसीबत में भी डाल सकता है। अगर आपने लोन लेने से पहले अपनी रणनीति सही तरीके से नहीं बनाई है तो यहाँ पर लोन लेने के देने पड़ सकते हैं। और आज हम अपने एक्सपर्ट से इन्हीं ज़रूरी बातों पे चर्चा करेंगे, जानेंगे उनसे कि क्या हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए लोन लेना सही है, लोन के लिए सही लेंडर या देनदार का चुनाव आप कैसे करें, लोन लेने से पहले और बाद में किस तरह की रणनीति बनाएं, क्विक लोन, इजी मनी आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है और लोन चुकाने में दिक्कत हो तो आपके पास आखिर क्या रास्ते हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पीवी सुब्रमण्यम, CEO subramani.com, पंकज कपूर, फाउंडर MD लियासिस फोरास, डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, अपर्णा रामचंद्र, फाउंडर डायरेक्टर rectifycredit.com। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और डॉक्टर सुनील, जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट में जो बातें उजागर हुई है उसमें कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ तिमाहियों से हम लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ बढ़ती महंगाई खबरों में लगातार बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, लोगों का जो खर्च करने की क्षमता है, उसमें कोई कमी आती हुई नहीं दिखाई दे रही। हाँ, आने वाले वक्त में अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो, कुछ लोगों को महंगाई पिंच करे, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? कि स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब दूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय अगर इकोनॉमी में आप नजर डालें तो एक किस्म का विरोधाभास है। एक तरफ तो आपको ये दिख रहा है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग में बढ़ोतरी है और खास करके लोग जो है लोन लेकर कंज्यूमर स्पेंडिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप एग्रीगेट लेवल पे जो जीडीपी का डेटा है उसके ऊपर नजर डालें तो वो ये दर्शाता है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन फाइनल एक्सपेंडिचर, जिसे हम कंजम्पशन डिमांड कहते हैं, उसमें उसके ग्रोथ में अच्छी खासी गिरावट आई है। तो इस समय जो ट्रेंड जो इकोनॉमी में इमर्ज हो रहा है वो इस किस्म का है जिसमें कि जिसे कि हम के शेप रिकवरी कहते हैं, कि जो लोग टॉप 50% इनकम ब्रैकेट में आते हैं, उन लोगों में वो क्षमता है कि वो अगर अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहें तो वो बैंकों से या और भी एनबीएफसी से लोन लेके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और पिछले 2 सालों में जो कोविड में हमने ये देखा कि लोग बहुत एक कश्मकश में थे क्योंकि वो चाह करके भी स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। तो उन लोगों ने खास करके जब इकोनॉमी ओपन अप हुई और ये सारे रेस्ट्रिक्शंस खत्म हुए तो उस चीज का फायदा उठाया और वो स्पेंड कर रहे हैं। पर अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो कि महंगाई की वजह से, इनकम में बढ़ोतरी नहीं होने की वजह से एक्चुअली स्पेंड कर ही नहीं पा रहा है, और जिसका एग्रीगेट जो ये व्यू है वो जब उभर के आता है तो ऐसा लगता है कि हर चीज जो इकोनॉमी में इस समय चल रही है कंजम्पशन डिमांड के नाम पे, वो बहुत सही नहीं है। क्योंकि अगर आप कंज्यूमर डिमांड की बात करें तो जो अगर गाड़ियों की बात करें तो जिन गाड़ियों की कीमतें 10 लाख या 15-20 लाख से ज्यादा है, वहां पे तो आपको वेटिंग पीरियड है, वो गाड़ियां आपको मिलेंगी नहीं। पर जो 4 या 5 लाख 6 लाख की गाड़ियां हैं वो आपको रेडिली अवेलेबल है। सिमिलरली अगर हाउसिंग सेक्टर में भी आप जाकर देखें
तो वो घर जिनका टिकट साइज जो है 50 लाख 1 करोड़ के ऊपर है, वहां पे कोई गिरावट नहीं आई है, पर जिसे हम अफोर्डेबल सेगमेंट कहते हैं वहां पे जो है स्लो डाउन नजर आने लगा है। तो ये जो सारी चीज है इसको हमें एक परिप्रेक्ष्य में रख के समझने की जरूरत है। थोड़ा सा इसको और बारीकी में हम ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ तक कंजम्पशन की बात है, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि जो हमें स्लो डाउन फिलहाल दिखाई दे रहा है वो टेम्प्रेरी है, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी क्लासेस जो हुई है वो बहुत ही अनइवन है, जो मेरे ख्याल से सुनील जी आपने भी विस्तार से हमको समझाया है। अपर्णा, शायद आप इसमें इलैबोरेट कर सकती हैं, क्योंकि अगर इस तरह का कंजम्पशन स्लो डाउन हम कह रहे हैं कि ये टेम्प्रेरी है, तो आने वाले वक्त में क्या ये तूल पकड़ेगा तो ऐसे कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो तूल पकड़ेंगे? Good evening, Kavita. Compared, I mean, from taking a cue from where Sunil ji was talking, ये जो है ये temporary है, but that temporary जो period है, that अभी हमको किसी को अंदाजा नहीं वो कितने महीने तक चलने वाला है. That temporary can be 2 quarters, 3 quarters, we don't know. But ये जो एक have and have not वाला जो गैप है वो बढ़ते जा रहा है। एंड ये मेरे को डर सिर्फ इतना ही है कि ओवर अ पीरियड जो मिड लेवल पिरामिड के है, आई एम नॉट टॉकिंग बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो मिड लेवल का पिरामिड है वो अगर पर्सनल लोन लेके अपना जो जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू कर दे, देन वी आर इन अ बिग सूप। क्योंकि वो एक पर्सनल लोन का जो एक बड़ा एक बबल बर्स्ट होगा वो बहुत बड़ा ताइनात पे वो बर्स्ट होगा, बिकॉज दो पर ट्रांजैक्शन टिकट साइज छोटे होंगे लेकिन वो वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा। सो दैट इज माय बिगर फियर इन दिस होल थिंग। बट ये जो ट्रेंड है, टू आंसर योर क्वेश्चन, ये टेम्पररी है, लेकिन ये टेम्पररी फेज कितना दिन चलेगा आई रियली डोंट नो। चलिए सेक्टर वाइज देख लेते हैं, रियल एस्टेट का हाल समझते हैं। पंकज जी बताएं, मौजूदा तस्वीर आपके सामने क्या उभरती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सुनील जी से जो उन्होंने बताया, और ये रियल एस्टेट में भी दिख रहा है कि जो आपका अफोर्डेबल सेगमेंट है वहां पे आपको गिरावट हुई है, करीब 5% तक गिरावट हुई है अगर आप पिछले साल से इस साल के सेल्स के डेटा को देखिए। लेकिन वहां पे मिड लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में बढ़ोतरी हुई है। तो ओवरऑल सेल्स ऑल इंडिया लेवल पे 15% ग्रोथ हुई है, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट में 5% की गिरावट है, और लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी जो सुपर रिच है, जो लोन पे डिपेंडेंट इतना नहीं है, प्राइस इन इलास्टिक है, वहां पे आपको इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन जो सेगमेंट और आपका जो है वो होम लोन की दरों से कनेक्टेड था, और जिस तरीके की दरें बढ़ी हैं उस वहां पे आपको उसका इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो सुनील जी की बात थी वो हमको रियल एस्टेट के अंदर दिख रही है कि ये के शेप का एक फिनोमिनन है, जहां पे अफोर्डेबल सेगमेंट में गिरावट है और लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी एंड मिड सेगमेंट भी होल्ड अप किया है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ आप अगर देखेंगे तो लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में है। तो ओवरऑल जो कंज्यूमर स्पेंडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी स्कैटर्ड है और ये यूनिफॉर्म तरीके से हमें ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। कुछ जगहों पर हम देख सकते हैं कि इनमें स्लो डाउन है, कुछ जगहों पर अभी भी हमने देखा है कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि पेंडिंग चल रहा है पूरा मामला। पीवी सर, आपसे हमें ये समझना है कि इन सब में जो हम पर्सनल लोन का खाता देखते हैं ना, वो लोगों का सबसे ज़्यादा भारी है। ये कितना गलत है और ये कितना नुकसानदेह है, कितना खतरनाक है आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए? देखिए, ये इस पर निर्भर है आप किस उम्र के लोगों से पूछ रहे हो। आई एम टू ओल्ड, मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि कोई चीज के लिए लोन लेना नहीं चाहिए। लेकिन अभी अगर आज ऐसे एनबीएफसीज हैं जो आपको सारे लेने के लिए भी लोन देते हैं, एंड दे चेज यू। अगर आपने ना बोला तो फिर आपके घर पहुंच जाते हैं, आपको ऐड देते हैं, तो ये सब देते हैं, तो पुश बहुत है। आप कोई मैगजीन भी निकाल के देख लीजिए, अगर 15 उसमें अगर एडवर्टीजमेंट्स है तो 14 आपसे कह रही है आप जो आपकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा स्पेंड करें। इज इट गुड और बैड, ये बहुत समय के बाद ही पता चलेगा। अगर आपके पास पैसा रिटायरमेंट के लिए नहीं है तो आप क्या करोगे। और एक और चीज है,
हम लोगों बच्चों को वेल्थ क्रिएशन सिखाते नहीं है। ये कहते हैं एसआईपी करो, इससे तुम कार खरीदोगे, ये एसआईपी करो, इससे घर का डाउन पेमेंट होगा, ये एसआईपी करो और इससे आपका 2 व्हीलर का डाउन पेमेंट आप कर सकते हो। हमें एनकरेज नहीं करते हैं कि वेल्थ क्रिएशन करो, ये पैसे इकट्ठा करो, इससे आप लाखपति हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे। वो हमारी सेल्स है ही नहीं। तो पर्सनल लोन, क्या मैं चाहता हूं कि और पर्सनल लोन हो? मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या ये होगा? मेरे ख्याल से जरूर होगा। यू सी एनबीएफसी, बैंक्स वगैरह, कितने लोग यहाँ काम करते हैं जो लोन देने की काम करते हैं। सो ये तो होगा। और ये जो लोन लेते हैं उनको ये पता ही नहीं कि वो लोन रीपे कैसे करने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो लेते तो हैं। सो अगर लोन लेने वाला है तो देने वाले भी पैदा हो जाएंगे, और वो सामने शायद गारंटी लेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपसे रिकवरी भी करेंगे। सो अगर लोन देने वाला है और रिकवरी होने वाला है, और अगर हम बोलते रहे कि लोन नहीं लेना चाहिए, अपना खर्च कम करो, इट विल फॉल ऑन डेफ ईयर्स। सुनने वाला कोई है ही नहीं। हम बोल सकते हैं लेकिन ये कोई सुनेगा नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम। इफ यू आस्क मी, इट इज बैड, क्योंकि आपको पहले अपने बच्चों के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए वो सब सेविंग ज्यादा जरूरी है, पर ये सुनने वाला कौन है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं पीवी सर, लेकिन हम तो अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, आप और हम और बाकी तमाम पैनलिस्टों का जो काम है हम तो करेंगे। बहरहाल जो ये रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं, ज़रा इसकी हाइलाइट्स बता देते हैं। आप सभी को पता ही होगा, दर्शकों के सामने भी आंकड़े रख देते हैं। जो आईडीबीआई कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि जनवरी 2022 के मुकाबले जनवरी 2023 में कौन सा सेगमेंट जो है डिमांड के लिहाज से बड़ा है। तो देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आप देख सकते हैं 43.6% की बढ़त हुई है। जनवरी 2022 में जहां पर 25,700 करोड़ तक का ये आंकड़ा था, वो 36,900 करोड़ में पहुंच गया है। इसके बाद एफडी पर जो लोग लोन लेते हैं उसकी तादाद देखिए 30.2% पर पहुंच गई है। क्रेडिट कार्ड का जो बकाया है 29.6% पर, और इतना ही नहीं, एजुकेशन लोन के आंकड़े में भी इजाफा हुआ है। हाउसिंग लोन भी हम देख रहे हैं बढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंताजनक है कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो सेगमेंट है, जहां पर 43.6% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। पर्सनल लोन भी हम देख रहे हैं लगभग 11.5% से बढ़ा है, और कुल रिटेल लोन का अगर हम बास्केट देखें तो 20.4% तक का इजाफा हुआ है जनवरी 2022 के मुकाबले, अगर इस साल को हम कंपेयर करें तो। स्पेसिफिक सेगमेंट्स पर मैं बात करना चाहती हूँ सुनील जी, क्योंकि आपने अंदेशा यहाँ पे जताया कि स्लो डाउन एक तरह से अब शुरू हो चुका है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में। अब देखिए, एक तरह से हम जानते हैं कि रूरल साइड में डिमांड वीक है। ये जो आंकड़े फिलहाल हमारे पास है, आने वाली कुछ तिमाहियों में ये भी ठंडे पड़ते हुए कि आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हमारा जो देश है, यहाँ पे अभी भी जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो इस किस्म का है कि जो लोगों की एस्पिरेशंस जिन एज ग्रुप में होनी चाहिए वो एक बहुत बड़ा तबका है। तो हम लोन्स को या एस्पिरेशंस को रोक तो नहीं सकते हैं। वो लगातार जो है वो हमें इस चीज का एहसास दिलाती रहेगी कि भाई एस्पिरेशंस जो है उनको मीट करना है, और उस एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए लगातार जो ये यंग जनरेशन है वो लोन्स ले रहे हैं। मतलब पुरानी जनरेशन पहले कमाती थी फिर चीजें खरीदती थी, अब की जनरेशन जो है वो ये कहती है अगर लोन मिल रहा है तो पहले खरीद लो, हम बाद में चुकाते रहेंगे क्योंकि हमारे पास तमाम उम्र पड़ी है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि अगर आपके मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ है वो सुचारू रूप से चलती रही, इनकम जो है या सैलरीज जो है वो अपेक्षा के अनुरूप बढ़ते रहे, तो ये जो कई सारी जो एंटिसिपेटेड खर्चे लोग कर रहे हैं चाहे लोन लेकर या अदरवाइज, उसको आप फिर भी कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, चुका पाएंगे। लेकिन अगर आने वाले समय में वो ग्रोथ आपके अपेक्षा के अनुसार नहीं होती है, आपकी इनकम अपेक्षा के अनुसार नहीं बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज जो है कैन बी वेरी वेरी डिस्टेबलाइजिंग फॉर द इकोनॉमी। तो ये चीज जो है समझने वाली है, और ये चीज जो है आप यंग जनरेशन को अभी समझा नहीं सकते हैं। और तमाम किस्म की चीजें जो हो रही हैं इस समय, उसमें सिर्फ एक ही पहलू जो है उजागर हो रहा है कि जो क्रेडिट देने वाले लोग हैं वो आपको लगातार लुभावने जो है तरीके से
अपने फोल्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा है या आपको ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आने वाले 5 साल में या 7 साल में आपके इनकम की ट्रैजेक्टरी क्या है। उस इनकम की ट्रैजेक्टरी में आप ये देखें कि आपके खर्चे कौन कौन से हैं, और उन खर्चों को मीट करने के बाद अगर आपके पास सरप्लस पैसा है जिससे कि आप ईएमआई अगले 5 साल तक चुका सकते हैं, तो आप जरूर लोन लें। अगर नहीं तो ना लें। पर ये चीज हो नहीं रही है, जिसका नेट नतीजा ये है कि अगर आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के एग्रीगेट नंबर पे डालें तो हाउस होल्ड की सेविंग जो है तकरीबन 24% ऑफ जीडीपी होती थी 2012-13 में, वो अब गिरकर 18-19% के आसपास आ गई है। दूसरी तरफ अगर आप जो रिटेल लोन है उसका एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें तो वो आंकड़ा कोई 7-8% के आसपास होता था, वो अब 14% के आसपास पहुंच गया है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी जो इक्वेशन है या सारा जो एरिथमेटिक है वो इसी चीज पे डिपेंड करता है कि हमारे देश में जो आर्थिक प्रगति है उसकी दर क्या रहती है। अगर वो दर अपेक्षा के अनुसार रहेगी तो कुछ हद तक ये समस्याएं आने वाले समय में नहीं होंगी, लेकिन वो अगर अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई तो वी आर इन फॉर अ बिग ट्रबल। चलिए, अब यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की आपने शुरुआत की, हमने शुरुआत उसी से की थी सवाल से। अपर्णा, अब आपके पास इतने सारे विकल्प हैं तो कहीं ना कहीं इवन इफ लोगों की क्षमता नहीं है कुछ खरीदने की, अफोर्ड कर पाने की, तो जिस आसानी से आपको लोन मिल रहा है, जितनी जल्दी लोन मिल रहा है, लोग कहीं ना कहीं उस फ्लो में आके बह जा रहे हैं। इस तरह के लोन लेना गलत नहीं है, बशर्त आपको पता हो कि आपकी रिपेमेंट कैपेबिलिटीज़ क्या है। कौन कौन से तरीके होने चाहिए कि आप इस तरह का कर्ज लें। एक तो कर्ज आप बिल्कुल भी ना लें, पहले पीवी सर ने ये बात साफ कर दी, लेना ही है। और अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसी किसी चीज़ पर ही लोन लेना है, क्योंकि बाकी एफडी वगैरह पे तो आपको खैर हम बाद में चर्चा करेंगे किस तरह दूर रहना चाहिए, जो आपके पास विकल्प मौजूद है उनका भी इस्तेमाल कितनी समझदारी से कोई कर सके। कविता, लोन लेना ही नहीं चाहिए आज की तारीख में हम नहीं कर सकते। लोन हमको लेना पड़ता है क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो दे have become kind of mandatory and it is, if अगर आप रेस्पॉन्सिबली लोन ले रहे हो और उसको आप चुका रहे हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बात कहाँ पे बिगड़ती है, जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि आप एक 5 साल या अगर होम लोन की बात करें तो 20 साल तक आप उस लोन को सस्टेन कर पाओगे, नंबर 1। नंबर 2, असल में आपको वो लोन की जरूरत है भी या नहीं। सो अगर आप अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल की ही बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि आज लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे हर एक मोबाइल अपना एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन नेक्स्ट वाला सीरीज ले आता है हर 9 महीने में या 12 महीने में। तो आपको लगता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग फोन है वो आउटडेटेड है तो आपको नया फोन लेना है, और इन अ वे वो फोन एक कैमरा ही है आज, उससे ज्यादा मतलब सो बट देन हम ऐसे स्टेट में आ गए हैं कि ये बहुत नॉर्मल लगता है कि हर एक साल में अपना एक मोबाइल अपग्रेड करना ही चाहिए। बट अगर आपका एग्जिस्टिंग फोन ठीक है, व्हाई विल यू अगेन पे एन इंटरेस्ट एंड बाय अ न्यू फोन, एंड आपका वो लोन खत्म होते होते ऑलरेडी आपके पास नेक्स्ट वाला वर्जन मार्केट में रेडी है, तो आप ये साइकिल से कभी निकल ही नहीं पाओगे, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा आप कोई भी लोन लीजिए, आप पर्सनल लोन लीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल लीजिए, होम लोन लीजिए, और व्हाट एवर लोन, आपको पहले उसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो ले रहे हैं, उसका क्या मतलब व्हाट इज गोइंग टू बी द एंड यूज विद दोस डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। सेकेंड, आपको पता नहीं उसमें क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं। थर्डली, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कोई भी रीजन के लिए आपको ये लोन प्री क्लोज करना पड़े, बिल्कुल, तब आपको क्या क्या पेनल्टी लगने वाला है। प्री क्लोजर अलाउड है भी या नहीं। सेकेंड, अगर आप प्री क्लोजर कर सकते हो या पार्ट पेमेंट कर सकते हो तो तब इनके क्या चार्जेस है, वो भी आपको सोचना है। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि सिर्फ लोन लेना इज नॉट द ओनली थिंग। आपको 3 चीज, लोन चाहिए या नहीं इज नंबर 1, नंबर 2, आप उस पूरा पीरियड सस्टेन कर पाओगे या नहीं, नंबर 3, इस लोन के दौरान अगर आपको
प्री क्लोज करना है या पार्ट पेमेंट करना है, देन व्हाट इज द पेनल्टी। तो ये तीन, इफ यू आर वेरी क्लियर एंड यू आर श्योर, कॉन्फिडेंट कि ये आप मैनेज बिल्कुल। कर पाओगे, तभी लोन लेना चाहिए। चलिए, वैसे तो काफ़ी कुछ आपने अपने जवाब में कह ही दिया है, लेकिन मेरे पास कुछ समय बचा है अभी थोड़ा बहुत, तो पंकज जी और पीवी सर, आप दोनों के पास मैं आऊँगी। पीवी सर, अभी अपर्णा की ही बात को आगे ले जाते हुए आप किस तरह के टिप्स देंगे? देखिए, ये कहना कि लोन मैंने नहीं लिया, आपको लोन नहीं लेना चाहिए, बैड एडवाइस, क्योंकि लोगों को लोन चाहिए, इसीलिए वो लोन ले रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज जिसके लिए लोगों ने लोन लिया वो था कोविड में घर अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। मेडिकल एक्सपेंसेस का लोन का यही मतलब है कि आपकी मेडिकल इंश्योरेंस ठीक से नहीं हुई थी, इसीलिए आपको लोन लेना पड़ रहा है। इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि लोगों से कहें कि इस पे आप लोन न लें। लेकिन बाकी जहां भी हो सके तो वो 50% खुद की पेमेंट करें और फिर बाकी के लिए लोन लें। घर का लोन लेना है तो 20 साल के लिए लें, 30 साल के लिए नहीं, क्योंकि 30 साल का लोन ज्यादा सस्ता दिखता है क्योंकि ईएमआई कम होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप लंबे अवधि के लिए पैसा ले रहे हैं तो आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, राइट। और फिर आप ब्याज कैलकुलेट तो करें। अगर आपको दिख रहा है कि आपके क्रेडिट कार्ड में 3% ब्याज है हर महीने का, वो साल का 36% नहीं हुआ, साल का 42 हुआ, क्योंकि इट इज मंथली रेस्ट, हर महीना उसमें ब्याज जुड़ जाता है। तो फरवरी में आप जो ब्याज भरोगे वो जनवरी और फरवरी का ब्याज भरोगे, मार्च में भरोगे तो जनवरी फरवरी मार्च का ब्याज ऐड होगा। तो वो कंपाउंडिंग जो हम कहते हैं वो आपका दोस्त है अगर आप निवेश कर रहे हैं तो, और अगर आपका दुश्मन है अगर आपने बोरो किया है तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द टोटल कॉस्ट। जैसे अपर्णा जी ने बताया, आपको पता तो होना चाहिए आप कितना बोरो कर रहे हो और कितना रीपे कर रहे हो। लोग ये तक नहीं पूछते, ये बोलते हैं अच्छा कितना लोन मिलेगा, कब तक का लोन मिलेगा। और आइडियली यही होना चाहिए कि जिस चीज के लिए आप लोन ले रहे हो उसका वैल्यू बढ़े। जैसे घर ले रहे हो तो शायद उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन कार या मोबाइल फोन वगैरह का वैल्यू नहीं बढ़ता है। वेकेशन, हर चीज के लिए लोग लोन तो ले रहे हैं। आपको एक और चीज याद रखना है, ये आपको कार लोन, होम लोन नहीं मिल रहा है, आपको फॉर्म 16 का लोन मिल रहा है। मतलब जब आप दिखाते हो कि मेरी औकात है, इतना मेरा सैलरी है, उसका लोन मिल रहा है। और नौकरी चली गई तो इट विल बी अ डबल वैमी, दोनों आपकी बराबर बैंड बच जाएगी। तो यू हैव टू बी वरीड अबाउट ऑल दैट, बट यू आस्क द यंगस्टर्स। कभी तो आपको 22 साल के बच्चों को बुलाना चाहिए शो में, बोले कि पागल है क्या, यू लिव ओनली वंस, एंजॉय करो। अपने गलत लोगों को बुलाया है। नहीं, चलिए, हमारे शो वो एज ग्रुप भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आखिरी सवाल पंकज जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल जो हमें ये आता है वो ये है कि इतनी बढ़ती ब्याज दरों के सिनेरियो में क्या घर लेना चाहिए या थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। आपकी क्या सजेशन होगी, एडवाइस होगी? देखिए, हमारा रियल एस्टेट मार्केट जो है वो पिछले 5 से 6 साल तक कोई प्राइस ग्रोथ नहीं था, तो उसमें टाइम करेक्शन हुआ और साथ में वॉल्यूम्स, इसीलिए कोविड के बाद जो है जिस तरीके की रिकवरी हुई वो इसके लिए हुआ क्योंकि प्राइस टाइम करेक्शन हो गया, प्राइस और अफोर्डेबिलिटी में पैरिटी थी और वॉल्यूम बढ़े। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुआ, लेकिन साथ में आपको थोड़ी मार्जिनल इंक्रीज जो है प्रॉपर्टी प्राइसेस में लग रही है। तो मुझे ये है कि आज का मार्केट एक प्रोडक्टिव प्राइसिंग के रिजिम में है, तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे डाउनसाइड प्राइस रिस्क है। तो आप जरूर निवेश कर सकते हैं। ज्यादातर जगह अभी आप अभी भी देखेंगे तो 9% से नीचे का इंटरेस्ट रेट है, तो इतना ज्यादा अलार्मिंगली हाई नहीं हुआ है। केवल एक मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप जो कुछ एक निवेशक थे जो ये सोचते थे कि भाव जैसे पिछले दशक में जो है स्पेकुलेटिवली बढ़ते थे, तो लोग बाग निवेश करते थे बोरो करने के बाद, और फिर वो अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस नहीं बढ़ते तो वो फंस जाते थे। आई थिंक वो उस तरीके का फिनोमिनन अब आगे जाकर के होने वाला नहीं है। तो हालांकि थोड़ा प्राइस राइज होना चालू हुआ है और थोड़ी इन्वेस्टर एक्टिविटीज होनी चालू हुई है, लेकिन मैं ये फिर भी सुझाव दूंगा लोगों को कि आप बढ़ते हुए प्राइस को के ऊपर जो है लोन लेकर के, ये कि आप आज खरीद रहे हैं और आप 2 साल बाद उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे, ये थोड़ा सा एक जुआ होगा, तो इससे दूर रहें। ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे अगर एंड यूज है और आप घर खुद के लिए ले रहे हैं तो अच्छा समय है, प्रोडक्टिव मार्केट है, प्रोडक्टिव प्राइसिंग है और यहाँ से मार्जिनल ग्रोथ इन प्राइसेस दिख रही है, तो यहाँ से मोस्ट ऑफ द एसेट्स एप्रिशिएट ही होगा, डेप्रिशिएट नहीं होगा।
जरूरी है बैठना, मंथन करना कि कौन सी ज़रूरी तरह की चीज़ें हैं जो आपको लेनी है। गैर ज़रूरी चीज़ें अगर आप फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं तो उनके लिए लोन लेने से साफ तौर से आपको बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। और जाते जाते झटपट ET Now स्वदेश टिप्स आपको दिए देते हैं। लोन डिफ़ॉल्ट से कैसे आपको बचना चाहिए, अपने क्रेडिट स्कोर की पूरी जानकारी रखें, कितनी EMI चुका सकते हैं इसकी योजना बनाएं, पत्नी के साथ होम लोन लेने पर ब्याज कम आएगा और लोन चुकाने के लिए लंबी अवधि को चुने, ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करने की कोशिश करें, बैंक के साथ लोन लेते वक्त ब्याज पर मोलभाव करें, बहुत ज़्यादा लोन क्रेडिट कार्ड नहीं लें और EMI देने में देरी होने की संभावना है तो बैंक को सूचित कर दें। लोन डिफ़ॉल्ट का खतरा है तो बैंक से बात करें, लोन अवधि बढ़ाने, EMI कम कराने की कोशिश करें, बैंक से डेफर्ड पेमेंट विकल्प पर बात करें, बैंक की ओर से मिले वक्त में कर्ज चुकाने की कोशिश करें। इतना ही नहीं, लोन डिफ़ॉल्ट हो जाने पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करें, सैलरी इंक्रीमेंट या बोनस को लोन चुकाने में इस्तेमाल करें और अपने फिजूल खर्च पर लगाम लगाएं। चलिए इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।